अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आकिब इलियास। आज हम क्लास सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 2026 एग्जाम के लिए अपेयर होंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट लेते हैं कि सेक्शन ए के अंदर पहला एमसीक्यू है हमारे पास, दिस इज द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन। वो कौन सा फंक्शन है जो तमाम सी प्रोग्राम्स के अंदर होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं स्टार्ट, जो पहला एमसीक्यू का ऑप्शन है स्टार्ट। ठीक है, इससे कहा है एक स्टार्ट। स्टार्ट हमारे पास कोई नेसेसरी फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर कहता है गेट सी एच। गेट सी एच भी कोई नेसेसरी फंक्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन इसके बाद जो लिखा हुआ है ना मेन, मेन वो है जो हर प्रोग्राम के अंदर होगा तो कंपाइलर को समझ आएगा मैंने कंपाइल क्या करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नंबर 2 है हमारे पास, डेनिस रिची इज द फाउंडर ऑफ दिस लैंग्वेज। और डेनिस रिची ने सी बनाई थी। ठीक है, जिसका जवाब है ए। नंबर थर्ड, दिस पर्सन द पर्सन हु राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो बंदा जो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एप्लीकेशंस बनाता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर, यानी कि ए। इसके बाद नंबर फोर्थ, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। याद रखिएगा, जब भी आपने सी लैंग्वेज को यूज किया है तो उसके साथ अगर आपने वीएस कोड यूज किया है तो उसके साथ कंपाइलर को इंस्टॉल किया, एक MinGW का कंपाइलर इंस्टॉल किया जिसकी मदद से आप सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है कंपाइलर, यानी कि सी। नंबर 5 है, दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोई नाम उसको दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। याद रखिएगा, वेरिएबल नेमिंग रूल के अंदर जब कोई भी वेरिएबल डिजिट से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, वो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा है हमारे पास? बी। ठीक है, बाकी सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। नंबर 6, मॉड्यूलो ऑपरेटर। नंबर 6 है मॉड्यूलो ऑपरेटर ओनली यूज्ड विद। इस ऑपरेटर को हम कहते हैं मॉड्यूलर, मॉड्यूलो। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास? रिटर्न क्या देता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का जो जवाब होता है वो मॉड्यूलो ऑपरेटर का जवाब होता है। ठीक है, ये कह रहा है कौन सी डेटा टाइप। तो सबसे परफेक्ट जो डेटा टाइप है वो इन दोनों में से कौन सी हो सकती है? इंटीजर या फिर फ्लोट। अब बात रिमाइंडर की हो रही है तो मॉड्यूलो में रिमाइंडर या 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, तो जब 0 और 1 है तो ये एक परफेक्ट डिजिट्स हैं, और परफेक्ट डिजिट्स हम किस में नोट करते हैं या कौन सी इसके साथ डेटा टाइप लगती है? वो है इंटीजर। फ्लॉट यहाँ पे इस सिचुएशन में परफेक्ट नहीं जा रही है, इस वजह से हम जाएंगे इंटीजर के साथ। तो इंटीजर हमारे पास कहां लिखा हुआ है? बी। नंबर 7 है हमारे पास, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि उसके साथ लगता है प्लस प्लस। अब इसने कहा वर्ड पोस्ट, तो पोस्ट का मतलब है किसी एक कोएफिशिएंट के बाद लगेगा। तो अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या है? के है। तो यानी कि के के बाद जो ऑपरेटर्स आएंगे उनको हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहेंगे, जो कि सही जवाब है ए। नंबर 8, इट हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कह रहा है कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके के वो आ जाएं, ऑपरेटर्स आ जाएं, तो इनमें से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी? याद रखिएगा, प्रेसिडेंस के एतबार से दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन करते हुए इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही होती है, तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं कि डिवीजन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर थिंग्स, इंटीजर के एतबार से या फ्लॉट के एतबार से डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो यहां पर सही जवाब है सी। नंबर 9, इट इज अ यूनिक की इन अ टेबल। यूनिक की का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी की। टीबीएमएस के अंदर जब भी कोई यूनिक की बनाई जाती है तो उसका मतलब है हमने प्राइमरी की बनाई है। तो इसका सही जवाब ए है। नंबर 10 है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ अ लूप एंड कैरी ऑन फ्रॉम द लूप ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द लूप अगेन। कह रहा है कि भाई अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक लूप हो, जैसे कि मैं यहां पर एक लूप लिख देता हूं, 4 i = 1
i लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, और i प्लस प्लस। अब ये आपके पास एक लूप है, ठीक है। इस लूप के अंदर कौन सी ऐसी चीज लगे जिसकी वजह से लूप क्या हो जाए, रेस्ट ऑफ स्किप द रेस्ट ऑफ अ लूप एंड कैरी ऑन टॉप ऑन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लूप अगेन, और वापस से जो है वो अगेन लूप को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लगाता हूं इफ i इक्वल टू 2, तो यहां पर हम लिख देते हैं कंटिन्यू। अब क्या हो जाएगा, अगर i इक्वल टू 2 हो जाएगा, मिसाल के तौर पर लूप चलना शुरू हुआ, पहला लूप आया, ठीक है, i की वैल्यू आ गई 1। अब जब i की वैल्यू 2 आएगी तो क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन के अंदर बात कंटिन्यू हो जाएगी, बात डन हो जाएगी। क्या करेगा, ये जवाब में आउटपुट में ये 1 प्रिंट करेगा, और 2 आने के बाद हमने एक चीज लगाई है कंटिन्यू क्या करता है कि इस स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट कर देता है, इस स्टेटमेंट को यानी कि नहीं आउटपुट में देता। तो अब क्या करेगा, 2 यहां पर आएगा नहीं, फिर दोबारा से लूप चलेगा, लूप 3 जाएगा, ठीक है, यहां पर 3 आ जाएगा, 3 5 से छोटा है, बिल्कुल जाएगा। यहां पे अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो ये आउटपुट देगा 1 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अगर हमारे पास इसके बरक्स कंटिन्यू की जगह ब्रेक होता तो अब ब्रेक क्या करता, ब्रेक का आउटपुट क्या आता, ब्रेक का आउटपुट कुछ इस तरीके से आता कि लूप चलता, ठीक है, लूप चल के 1 आउटपुट आता, और जैसे ही 2 पर जाता तो वो लूप का ब्रेक करके खत्म करके इस लूप को ही टर्मिनेट कर देता, आपका जवाब सिर्फ 1 ही आ जाता, ठीक है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा है कि टू स्किप द रेस्ट ऑफ अ लूप, रेस्ट ऑफ अ लूप को स्किप करके वापस से ऊपर चला जाए, तो वापस से ऊपर कौन लेकर जा रहा है, कंटिन्यू लेकर जा रहा है, तो इसका जवाब है सी। इसके बाद हम चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा भाई, एमसीक्यू नंबर 11 है हमारे पास। इन डीबीएमएस, DBMS stands for Database Management System. An advantage of the database management approach is, क्या डेटाबेस मैनेजमेंट होने की वजह से, उस अप्रोच की वजह से हमें क्या फायदा होता है। डेटा इज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम्स, डेटा कभी भी प्रोग्राम पर डिपेंड नहीं होता, जो डेटा है वो डेटा ही रहेगा, आप प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। डेटा रिटेंडेंसी इंक्रीजेस, रिटेंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशंस, ठीक है, कॉपी ऑफ सम डेटा या कॉपी ऑफ अनदर लोकेशंस या कॉपी ऑफ डेटा टू डिफरेंट लोकेशंस कर लें। इसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी डिक्रीजेस, तो डेटा इंटीग्रिटी से यूं मुराद है कि डेटा की यूनिकनेस डिक्रीज हो रही है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या बचता है हमारे पास, डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो जवाब इसका है सी। नंबर 12 है हमारे पास, इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी से कह लें छोड़ें, एमएस एक्सेस के अंदर जो प्राइमरी चीज होती है डेटाबेस बनाने की वो रो एंड कॉलम होता है, और रो एंड कॉलम किस में है, टेबल में, ठीक है, ए। नंबर 13, नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड फंक्शंस आर कॉल्ड। अभी मैंने बताया कि आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी भी चीज की पहचान होती है, वो वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, या फिर कांस्टेंट का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, तो आइडेंटिफायर यानी कि बी। नंबर 14, फॉर लूप स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू परफॉर्म। लूप का मतलब क्या होता है, आइट्रेट करना, नंबर्स को बार बार चलाना, लूप को बार बार चेक करना, कंडीशन को बार बार चेक करना। तो यहां पे क्या है, आइट्रेशन स्ट्रक्चर है फॉर लूप, तो इसका जवाब है सी। नंबर 15 है, कमेंट्स आर इनक्लोज्ड विद इन दीज सिंबल्स। तो याद रखिएगा कमेंट स्लैश से स्टार्ट होता है, एस्टेरिक, और जहां तक आपने कमेंट करना है वहां एस्टेरिक और स्लैश खत्म होता है, तो इसका ये सही जवाब है, जो कि है हमारे पास ए। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी के पहला सवाल है,
कि राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हमने लिखना है। बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि यानी कि जिसके अंदर हम पूरे सी के कोड को लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास लाइब्रेरी लगती है, सॉरी हेडर फाइल्स लगती हैं। हेडर फाइल्स हम कौन सी यूज करते हैं, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, एक हेडर फाइल लगाएं, आप दूसरी कोनाया.h भी लगा सकते हैं। कोनाया.h बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें कोई गेट ch या फिर एक्स्ट्रा के फंक्शन यूज करने हो, तो वो इस हेडर फाइल के अंदर पड़े होते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां से हमारे पास प्रोग्राम शुरू होगा। प्रोग्राम कैसे शुरू होगा, इंट मेन, यानी कि अब यहां पर बन रहा है मेन फंक्शन। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इंट की जगह वॉइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इंट जो है, इंट का एक और पर्पस भी है, मैं बताता हूं आगे। अब आपने ये लिखा, इसके बाद आप यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, अपने कोई भी स्टेटमेंट आपने यानी पूरी बॉडी आप लिखेंगे और यहां पर आपका फंक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर इंट है, तो इंट क्या करता है, हमेशा वैल्यू को रिटर्न करता है। क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न। अब वैल्यू रिटर्न अगर आप 0 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी यहां से वैल्यू वापस नहीं चाहिए। अगर वैल्यू 1 होती है तो इट मींस कि वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो अब इस पूरे सिनेरियो को क्या हो जाएगा, ये आपकी बन जाएंगी हेडर फाइल्स। ठीक है, .h हेडर फाइल्स, ये आपका बन जाएगा मेन फंक्शन, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप, और ये आपकी कहलाएगी फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, और हम इन ब्रैकेट्स को जब 2 आ जाएं तो इनको हम कहते हैं ब्रेसेस। ये इस तरीके से आपका पूरा एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है हमारे पास, डिफाइन इंक्लूड और डिफाइन इन सी, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। फर्क पूछा गया है हमारे पास इंक्लूड का और डिफाइन का। तो ये होते क्या हैं, बेसिकली दोनों स्टार्ट हो रहे हैं हैश से। ठीक है, और हैश को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से हम क्या करते हैं, इंक्लूड के अंदर हम लाइब्रेरी फंक्शंस को ऐड कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी को या फिर हेडर फाइल्स को। ठीक है, इंक्लूड का ये पर्पस है। एक बात हो गई, अभी हमने 2 लाइब्रेरीज लिखी पीछे, stdio.h, conaio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, stdlib.h यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, math.h, इस तरह के बेशुमार और लाइब्रेरीज, जिनके अंदर लाइब्रेरीज या हेडर फाइल्स का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि उनके अंदर पहले से प्री बिल्ड फंक्शंस पड़े हुए होते हैं और हमें अपनी जरूरत पड़ने पर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफाइन लिखा हुआ है, तो डिफाइन क्या होता है, ये आपके प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्टेंट्स या फिर मैक्रोस बनाता है। इन दोनों का मतलब, बेसिकली मैक्रोस का मतलब है कि हम किसी भी काम को रिपीट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, REA रिपीट, आई गेस स्पेलिंग ठीक होगी। मैक्रो का मतलब ये होता है कि हम जब एक कोई चीज बन जाती है तो हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये डिफाइन करें, जैसे कि आपने पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी 3.14159, अब ये पाई की वैल्यू डिफाइन है, तो आप कहीं पर भी प्रोग्राम में जब लिखेंगे ना प्रिंट एफ पाई,
तो ये आपको यहाँ पर अब दोबारा कांस्टेंट बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आपने एक ही दफा ऊपर लिख दिया। अब आप जहां जहां पे इसको पाई को यूज करेंगे आपको वैल्यूज की मिलती जाएगी। तो ये बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसके बाद है हमारे पास तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोग्राम है, बेसिकली प्रोग्राम हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर करेंगे। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ इनपुटेड नंबर, यानी कि एक इनपुट लेना है नंबर और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है। ठीक है, कहाँ तक लिखना है, इट्स अप टू अस कि हम जहां तक भी लेकर जाएं। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फोल्डर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा कि आपने मॉडल पेपर का एक फोल्डर, ठीक है, इसके अंदर मैंने मॉडल पेपर का फोल्डर बनाया। फिर यहाँ पे सर्च बार में जाके CMD लिखा, CMD के बाद मैंने कोड स्पेस डॉट। ये पैटर्न सिर्फ आपका विजुअल स्टूडियो कोड पर काम करेगा। विजुअल स्टूडियो कोड के साथ आपने कंपाइलर डाउनलोड किया हुआ होगा, ठीक है, MinGW के नाम से, तो उसके साथ ये काम कर रहा होगा। फिर जब आप ये करेंगे तो इसके अंदर आपको ऑब्वियसली कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो सवाल है, अच्छा पहले मैंने इसकी बना ली एक index.c की फाइल। ठीक है, फाइल बनाने का तरीका मैं पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फाइल बनाने का तरीका ये है कि प्लस के आइकन पर क्रिएट करेंगे। मैंने बना ली index.c, और index.c बनाने के बाद मैं पहले अपने फोल्डर प्रोग्राम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इंक्लूड, पहले लाइब्रेरीज ऐड होती हैं, ठीक है, stdio.h। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रोग्राम का मेन फंक्शन लिख दूंगा। ठीक है, इंटीजर है तो इंटीजर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न 0। ये मेरे पास प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे सवाल के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है। ठीक है, उस मल्टीप्लिकेशन टेबल के अंदर हमें एक वैल्यू इनपुट लेनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले तो मैंने एक वैल्यू ली, ठीक है, यहाँ से उसको हमने नंबर के नाम से कंसिडर कर लिया। मैं यहाँ पे करता हूँ printf। printf में क्या लिखा जाएगा कि इंटर वैल्यू, ठीक है, या इंटर वैल्यू फॉर टेबल। मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब यूजर से वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, scanf लगाना पड़ेगा। scanf लगाने के लिए मुझे वैल्यू चाहिए इंटीजर में। तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगता है वो %d लगता है। जाके कहाँ जाके सेव हो जाए, एड्रेस उसका क्या है, नंबर के अंदर। ठीक है, यहां तक तो मेरे पास क्या हो गया, ये वैल्यू जाके सेव हो गई। अब इसके बाद करना क्या है, मुझे इस वैल्यू IB वैल्यू के 10 तक टेबल लिखना है। तो 10 तक टेबल करना इज द आइट्रेशन। तो आइट्रेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के साथ जो है मेरे पास यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर इसका बना लेता हूँ फॉर लूप का। फॉर लूप का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, इसके अंदर 3 चीजें इनिशियलाइज होती हैं, जैसे कि i = 1, यानी कि टेबल 1 से शुरू हो, और टेबल कहाँ तक जाए, i <= 10, 10 के बराबर हो या 10 से नीचे तक जाए, एंड i++ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। अभी आप देख रहे होंगे कि i पर एरर आ रहा है क्योंकि i यहाँ पर हमारे पास डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के i डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एरर चला गया। ये मेरे पास क्या कर देगा, जो है टेबल 10 तक वैल्यूज लिख के ले आएगा। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने इसको टेबल के फॉर्म में लिखना है। मैं लिखता हूँ printf। क्या printf करो, यहाँ पर आप प्रिंट करो पहली वैल्यू। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, जैसे हमारे पास टेबल लिखा हुआ आता है मैं सेम उसी तरीके से कर रहा हूँ। पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, ठीक है, और टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और फिर तीसरी वैल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर आपने करना क्या है कि आप यहाँ पर करेंगे कौन कौन सी वैल्यूज आपको चाहिए। %d के अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए, नंबर की जो आपने यूजर से ली है। ठीक है, इसके बाद आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, दूसरे %d के अंदर, यानी कि यहाँ पर %d में आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास आइट्रेशन चल रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ i। तीसरे %d में आपके पास क्या होता है,
यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई होके जो यहाँ जवाब आता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे जवाब आएगा, आपके नंबर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ। ठीक है, मिसाल के तौर पर यूजर ने 3 नंबर दिया है तो 3 मल्टीप्लाई पर जब 10 तक वो आइटरेट बार बार होता जाएगा 1 2 3 4 तो वो हमारे पास नंबर ला के दे जाएगा। हमारे पास प्रोग्राम पूरा हो गया, हम इसको चला कर देखते हैं। यहाँ से हम करेंगे रन कोड। जैसे ही कोड रन करेंगे हमारे पास अच्छा, इसको मैं एक चीज़ और इसमें इजाफा कर दूं, चूँकि मेरे पास विजुअल स्टूडियो है तो मेरे पास ये CLR SCR चलेगा नहीं। तो मुझे इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको चलाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, और इसके साथ जो है यहाँ पर अंदर यूज़ किया जाएगा CLS। ये बात हो गई। इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर लाइन में, क्योंकि ये सबसे ऊपर आएगा क्लियर स्क्रीन करने के लिए। ये मैं ले गया और मुझे ये मिलेगा कहाँ पर, कौन सी लाइब्रेरी के अंदर, वो लाइब्रेरी है stdlib.h। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h के अंदर मुझे ये वाला जो है पूरा एक फंक्शन मिल जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से चला के देखता हूँ। ठीक है, तो सारा कुछ खाली हो गया। अब मैंने 3 का टेबल जैसे मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए तो कैसे आएगा, मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो क्या चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, एक चीज़ मुझे इजाफा करना पड़ेगा जो कि है %d। %d का इजाफा कहाँ करूँ, सॉरी /n का इजाफा कहाँ करूँ, यहाँ पर करके देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा 3 का टेबल, तो मेरे पास आ गया बिल्कुल। ठीक है, 3 का टेबल किस तरीके से आया, देखें जिस तरीके से हमारे पास मेंशन होता है, तो हम जिस तरीके से टेबल लिखते हैं इसी तरीके से 10 तक। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक दफ़ा और चला के देख लिया। मैंने कहा भाई 4 का टेबल, जब 4 का टेबल आना है तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, 4 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 until 14। Number 4 है differentiate between break and continue statement। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एमसीक्यू के वक्त थी, तो एमसीक्यू के वक्त ही बताने का मकसद ये था कि सवाल में भी आ रहा है। तो ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब ये होता है, कंटिन्यू जो है वो स्किप द आइट्रेशन करता है। ठीक है, जो आपकी आइट्रेशन चल रही हो उसको स्किप करके फिर क्या करता है, टॉप ऑफ द लूप पर चला जाता है, टॉप ऑफ द लूप पर चला जाता है। ठीक है, और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक तो टर्मिनेट ही कर देता है किसको, आइट्रेशन को। ठीक है, ये आपका सवाल है 4। इसके बाद हमारे पास 5वां सवाल है, व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। रिजर्व वर्ड का क्या मतलब होता है, ऐसे अल्फाज जो पहले से ही बुक्ड हों। जैसे रिजर्व अगर हम नॉर्मल अपने यूज में देखें, रूटीन में देखें, तो हम जैसे रिजर्वेशन स्टेशन होते हैं, टिकट रिजर्वेशन, ठीक है, हम पहले से बुक करवा लेते हैं। सिनेमा सीट्स होती हैं, बुक करवा लेते हैं, रिजर्व करवा लेते हैं। इसी तरीके से जैसे मिसाल के तौर पर अभी तक आपने देखा कि हम एक फंक्शन यूज करते आ रहे हैं जिसका नाम है मेन। अब मेन एक रिजर्व फंक्शन है जो बताने के लिए प्रोग्राम को, कंपाइलर को, कि यहां से आपने कंपाइल करना है। अब ये जो फंक्शन है ये पहले से लाइब्रेरी के अंदर फिक्स है, फिट है। इसको आप एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन प्री डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शन प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस, ऐसे आइडेंटिफायर्स के अंदर वेरिएबल्स आ जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे, फंक्शंस का नाम आ जाएगा, एक्सेट्रा चीजें आ जाएंगे। ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से रिजर्व्ड हैं, जैसे कि इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू और सो ऑन, इस तरह के जो भी हैं वो आप यूज नहीं कर सकते, तो उनको हम रिजर्व वर्ड कहेंगे। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, व्हाट इज एड्रेस ऑपरेटर, गिव एन एग्जांपल। एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है?
एड्रेस ऑपरेटर बेसिकली, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूं, लाइब्रेरीज पे फिलहाल नहीं ऐड कर रहा, मैं सिर्फ यहां पे ये लिखता हूं कि प्रिंट एफ इंटर वैल्यू, ठीक है। अब मैं यूजर को बता रहा हूं कि आप वैल्यू को इंटर करो, और मैं यहां पर लिख देता हूं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं। तो अब क्या होगा, यूजर से इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसका नाम है स्कैनफ। मैंने वेरिएबल जो है वो इंटीजर का डिक्लेयर किया है, तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d है, ठीक है। लेकिन मैंने प्रोग्राम को ये भी तो बताना है ना कि यूजर से वैल्यू लेके कहां जाके स्टोर करे, तो वो हम यूज करते हैं एंड ASK, ठीक है। एंड होता है बेसिकली यूनरी ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास बाइनरी और टर्शरी ऑपरेटर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड यूनरी ऑपरेटर है जो बताता है एड्रेस, कहां का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, कि आपने जिस आने वाली वैल्यू को कहां जाके स्टोर करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स। इस सवाल के जवाब के लिए भी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। नंबर 7 फैक्टोरियल, ठीक है। उसका फैक्टोरियल निकालना है हमारे पास। ये फैक्टोरियल होता क्या है, बेसिकली फैक्टोरियल आपका किसी भी नंबर का, जैसे मैंने अगर यहाँ पर 4 लिखा है, 4 का फैक्टोरियल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 के, जिसका जवाब आएगा 24। यानी कि हर वैल्यू आपस में आने वाले हर वैल्यू के साथ मल्टीपल होती है, ठीक है। ये होता है हमारे पास एक फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को प्रोग्राम में करने के लिए हमने यूज करना है, हम पहले यहाँ चले जाते हैं, सवाल नंबर 7 है हमारे पास। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया कि भाई अब हमारे पास सवाल चेंज होने लगा है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्वेश्चन नंबर 7 और इसका है फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब फैक्टोरियल के लिए हमें करना क्या है, कुछ चीजें हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हमने यूजर से नंबर लेना है, ठीक है। यूजर से नंबर ले लिया, एक बात हो गई। यूजर से नंबर लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। मैंने इस सवाल को कर दिया कमेंट, ठीक है। यहां तक तो चीज सेम रहेगी। यूजर से हमने नंबर ले लिया। अब यूजर से नंबर लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। उस लूप के अंदर फैक्टोरियल के वैल्यू शुरू होगी हमेशा 1 से, ठीक है। इसके बाद i लेस देन इक्वल टू नंबर, ठीक है, जो हमने यूजर से लिया उतनी आइट्रेशन चलाएगा और i में प्लस प्लस करता रहेगा। फिर प्लस प्लस करने के बाद हमारे पास लूप का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट करना है। यहां पर जो चीज बराबर है वो है फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू i, ठीक है। यहां पर हमारे पास अब फैक्टोरियल पर एरर आ रहा है, इसका मतलब हमने फैक्टोरियल डिफाइन नहीं किया, तो मैं यहां पर अलग से फैक्टोरियल डिफाइन कर देता हूं। ये फैक्टोरियल डिफाइन हो गया, फैक्टोरियल का एरर खत्म हो गया। हो क्या रहा है फिर, अच्छा एक पे चीज और यहां पर कर देता हूं, प्रिंट एफ क्या होगा कि यहां पर फैक्टोरियल इज %d, जो कि कहां पर जाके पड़ा हुआ है, फैक्ट के अंदर। हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक फैक्टोरियल इनिशियलाइज हुआ है। फैक्टोरियल की वैल्यू हमने रखी 1। अब 1 रखने की वजह यह है कि फैक्टोरियल हमारे पास जब कभी भी होता है वो अपने रिवर्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। फैक्टोरियल की वैल्यू जब 1 होगी तो वो इनिशियल वैल्यू 1 होगी, आइट्रेशन जितनी भी होगी उसके साथ वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और अपनी वैल्यू को वो चेंज करके इसके अंदर स्टोर करता जाएगा। इसी तरीके से लूप वहां तक चलेगा जहां तक नंबर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 5 नंबर आता है तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। यहां पर नंबर की जगह 5 लिख दिया जाएगा कंपाइलर के एंड के ऊपर और आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से
चलेगा कि फैक्टोरियल इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी, 1 को मल्टीप्लाई करता रहेगा हर आइट्रेशन से, ठीक है, जितने भी आइट्रेशन आपके चलते रहेंगे और नए फैक्टोरियल को सेव करेगा। हम इसको चला के देख लेते हैं, ओल्ड कंट्रोल एन, ठीक है। हमारे पास फैक्टोरियल के लिए हमने जैसे मिसाल के तौर पर 4 लिखा तो क्या आ गया 24। मैं एक दफा और चला के देख लेता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं 5 120। इसी तरीके से हमारे पास ये फैक्टोरियल वाला सवाल भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमने कर दिया कमेंट, यहां पर हम एक थोड़ा सा इसको, ताकि कुछ चीजें हमारे पास नजर आ जाएं। ये सवाल कहां से शुरू हो रहा है, कहां पर एंड हो रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास कि स्कैन एफ कैसे डिफरेंट है गेट कैरेक्टर से, या इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। बेसिकली स्कैन एफ जो है हमारे पास वो है फॉर्मेटेड आउटपुट, ठीक है, फॉर्मेटेड आउटपुट, और ये है अनफॉर्मेटेड आउटपुट, अनफॉर्मेटेड आउटपुट। अच्छा भाई, इसके अंदर जब हम यूज करते हैं, सॉरी स्कैन एफ हमारे पास इनपुट है, तो जब हम स्कैन एफ यूज करते हैं इसके अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होता है, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी आपने वैल्यू लेनी है। जबकि गेट कैरेक्टर के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, ये हमेशा एक कैरेक्टर को, यानी कि सिंगल कैरेक्टर को अपने आपको जिस लाइब्रेरी में मिलेगा वो होगी इंक्लूड कॉनियो, यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, और ये आपको मिलेगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच के अंदर, ठीक है। दोनों में ये भी डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास अगला सवाल है सवाल नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या फर्क है। प्राइमरी की यूनिक होती है, हर यूजर की अपनी एक की होती है, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। फॉरेन की क्या करती है कि प्राइमरी कीज के साथ अगले टेबल की कुछ आइडेंटिटीज कनेक्ट हो जाएं। आइडेंटिटीज से मुराद ये है कि उसकी फील्ड्स कनेक्ट हो जाएं। फील्ड्स का दूसरा मतलब होता है एट्रीब्यूट, तो वो बन जाती है फॉरेन की, ठीक है। उस पर ये लिखा हुआ है कि रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। बहुत सारे मुख्तलिफ टेबल्स की प्राइमरी की उठकर अगर दूसरे टेबल की शनाख्त है। मिसाल के तौर पर इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक रोल नंबर के टेबल है, ठीक है, यहां पर सारे आपके रोल नंबर्स पड़े हुए और इन रोल नंबर के नाम यहां पर पड़े हुए, ठीक है। अब होता क्या है, लेट्स से यहां पर एक रोल नंबर पड़ा हुआ है 5602, ये एक रोल नंबर है, और रोल नंबर यहां पर और भी बाकी सारे पड़े हुए 35604। लेकिन मिसाल के तौर पर ये आप क्या है, ये सब आपके पास प्राइमरी कीज हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है, हर बंदे का रोल नंबर अपना यूनिक है। इन प्राइमरी की के साथ यहां पर जो चीज होगी वो नाम अटैच होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक नाम है, इस नाम के साथ जब ये वाली प्राइमरी की का कनेक्शन जुड़ेगा तो यहां पर ये बन जाएगी फॉरेन की, ठीक है। और इस तरीके से आपका पूरा एक टेबल्स का सिनेरियो चल रहा होता है। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 10। दसवां सवाल है हमारे पास कि भाई इफ ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10, अगर कह रहा है ए की वैल्यू 2 हो, बी की वैल्यू 5 हो, सी की वैल्यू 10 हो, तो इन तीन इक्वेशंस का बता दो। हम एक को कर लेते हैं, जैसे कि थर्ड वन
थर्ड वन है हमारे पास a माइनस c डिवाइड बाय p डिवाइड बाय 2 प्लस 100। हम इनकी वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं। प्रेसिडेंस ऑर्डर है 2 अपनी जगह पर, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू हमारे पास 10 है, b की वैल्यू हमारे पास 5 है, डिवाइड बाय 2 प्लस 100। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ब्रैकेट सॉल्व होते साथ क्या आएगा 5 2 बचेगा, 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 100। फिर इसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा तो डिवाइड सॉल्व होके यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 100। अब प्लस 102 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 101। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से इसका जवाब है। हम चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 है हमारे पास, नेम द मेजर कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेजरली कंपोनेंट्स क्या हैं, किसके ऊपर ये बन रहा होता है, या क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिए। सबसे पहला हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर क्या हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं, डिवाइस हो सकती है, सेकेंडरी स्टोरेज हो सकती है, जहां पर आपका सारा डेटा भी सेफ होगा। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर, तो ऑब्वियसली यहां पर आपके पास जो यूज हो रहा है वो एमएस एक्सेस है। फिर डेटा होना चाहिए, ठीक है, डेटा आपके पास क्या हो सकता है, बहुत सारे रफ एस्टिमेट हो सकता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं। प्रोसीजर्स इज जस्ट लाइक कि आप उस डेटा को किस तरीके से स्टोर करना चाहते हैं। जैसे आप डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, एक कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर के अंदर भी और बात की डिपार्टमेंट्स हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स के डेटा को एक प्रोसीजर के थ्रू आपने फीड करना होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पीपल क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप आईटी की फील्ड के देख रहे हैं तो आईटी मैनेजर्स के पास जो है डेटा सेफ होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास डेटा होगा, ठीक है, और क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो उसको यूज कर रहे होंगे तमाम उनके पास डेटा होगा। इसके बाद हमारे पास है डेटा एक्सेस लैंग्वेज। डेटा एक्सेस लैंग्वेज क्या होती है कि आप डेटा को किस तरीके से फीड कर रहे होंगे। दो तरह की डेटा एक्सेस लैंग्वेज है, एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। Data definition language is just like a tools, is just like you say कि definitions है, vocabulary है जो हमारे पास यूज होती है कि हमने डेटा किस हिसाब से या किस टूल के हिसाब से फीड करना है, और मैनिपुलेशन मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो डेटा एक्सेस लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती है एमएस एक्सेस के अंदर वो है SQL, स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 12, जो कि ये प्रोग्राम लिखना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। 12 राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स, 2 इंटीजर नंबर्स लेने हैं एंड प्रिंट द ग्रेटर नंबर यूजिंग फंक्शन, और उनमें से जो बड़ा है वो बताना है हमने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 2 नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, 2 वैल्यूज हमने बता दी। ठीक है, ये नाम के हमारे पास वेरिएबल आ गए। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट एफ क्या करो हमारे पास कि पहले इंटर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि नंबर 1 इंटर करो, और स्कैन एफ पे क्या कर दो आप, हमारे पास %d आएगा, चूंकि हमारे पास इंटीजर है तो इसको जाके कहाँ सेव कर दो, नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे हमने क्या नहीं लगाया, एड्रेस नहीं लगाया। ठीक है, इसको सेम इसी तरीके से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। बस यहाँ पर क्या कर देंगे, नंबर 2, कि भाई हमें नंबर 2 चाहिए, यहाँ पर भी नंबर 2 कर देंगे। अब क्या करना है, हमारे पास इन दोनों नंबर को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है कि इफ अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए कि प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ में क्या लिखा आ जाए कि %d इज ग्रेटर देन %d। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले % में क्या आना चाहिए कि नंबर 1 बड़ा है किससे, नंबर 2 से। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स। तो एल्स के अंदर क्या आएगा, सेम इसको कॉपी करते हैं C और V, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से, ये बात होगी। लेकिन हमें इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कहा गया है कि हम इसको रखें फंक्शन के अंदर। तो हम क्या कर देते हैं, पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर बनाया एक फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन बनाने के बाद इसकी एक ब्रैकेट उठाई और यहाँ पर लगा दी, ठीक है। इसको पूरे को पूरा फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने का तरीका होता है Alt Shift F, ठीक है। मैंने पूरा फॉर्मेट कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर, और कभी भी मेन फंक्शन के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं बनता। तो हम इसको करेंगे कॉपी, यहाँ से हमने किया कॉपी, और यहाँ पे जाके हम मेन के ऊपर जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब एरर हमारे पास खत्म हो गया। लेकिन हमने मेन को बताना भी तो है ना कि हमने ये फंक्शन कॉल करना है। तो हम इस फंक्शन के नाम को करते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। मेन में जाके सवाल नंबर 12 के हिस्से पे हम इसको पेस्ट कर देते, और अब हमने इसको बता दिया कि भाई क्या करना है। बस सिंपल है, हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। हमने सिर्फ चला के देखना है कि क्या हमारे पास सही चल रहा है या नहीं। तो इंटर वैल्यू 1, जैसे मैंने 5, इंटर वैल्यू 6 इज ग्रेटर देन 5। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए कि हमने क्या वैल्यूज पुट की हैं। एक दफ़ा फिर चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 10 और वैल्यू दी 5000 दे दी। अब ये चेक करके बताएगा क्या चीज़ सही है। देखो 5000 इज ग्रेटर देन 10। मैं इसको फिर एक दफ़ा चला के देखता हूँ। अब मैं पहले 5000 देता हूँ, फिर 10 देता हूँ, फिर भी उसने सेम जवाब दिया। यानी कि हमारी दोनों कंडीशन जो हमने यहाँ पर लिखी हैं वो फुलफिल हैं, वो सही चल रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला सवाल है, जो कि सवाल है नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। कन्वर्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इनटू C इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। इनमें से कोई एक C इक्विवेलेंट 3 करनी है, हम कोई एक कर लेते हैं। जैसे कि सेकंड वन है x इज इक्वल्स टू 3ab³ प्लस 3a²b। इनको हम पहले कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल किस तरीके से होगा, यहां पर हम पहले एक ब्रैकेट बना लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, ठीक है। 3 दफा b है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई। एक तो ये बिल्कुल जनरल फॉर्म हो गई। लेकिन अगर हम वही प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स का यूज करें तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं math.h। ये वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शंस पड़े हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले इधर लगा लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3 इंटू a इंटू, इसके पास एक फंक्शन पड़ा हुआ होता है जिसका नाम है पावर। इसके अंदर इसके पास जाता है एक्सप्रेशन, यानी किसकी पावर और कितनी वैल्यू पावर की, ठीक है। फिर आगे सवाल है हमारे पास, ये राइट एनी वन प्रोग्राम ऑफ द फॉलोइंग दैट प्रिंट्स द फॉलोइंग नेस्टेड लूप्स। लूप्स हमने चलानी है और कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाना है, ठीक है। पहला वाला पैटर्न ये है। तो हम क्या कर लेते हैं, सवाल का नंबर है 14 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेस्टेड लूप्स, ठीक है। अच्छा जी, नेस्टेड लूप्स चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए होगी कि भाई मुझे लूप कहाँ तक चलाना है। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4, ठीक है। 4 i इक्वल टू 1, i 1 से शुरू हो रहा है। i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 5 चाहिए अभी इस वक्त हमारे पास,
और i प्लस प्लस। अब आप देख रहे हैं कि फिलहाल i पर एरर है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इंट i मैंने कॉल कर दिया, i का एरर खत्म हो गया। इसने मुझसे पूछा है नेस्टेड लूप, पहले हम इसको चला कर देख लेते हैं कि इसका जवाब क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया i, इसका जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, लेट्स चेक। अच्छा, यहाँ पर ये आएगा नहीं, तो %d कर लेते हैं हम, ताकि हमारे पास ये शो भी हो जाए। इसको मैंने चला कर देखा, ये क्या दे रहा है मुझे आउटपुट, और सॉरी इसको कमेंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अच्छा ये क्या दे रहा है आउटपुट, 1 2 3 4 5। ठीक है, आउटपुट दे रहा है, सिर्फ क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, एक स्केप सीक्वेंस नहीं है। हमने स्केप सीक्वेंस लगाई, अब हमारे पास एक लाइन छोड़कर जवाब देगा 1 2 3 4 5। ये तो आ गया। हमें पैटर्न कुछ इस तरीके से चाहिए कि इसके अंदर कुछ ये बना हुआ हो, इस तरीके से हो, तो हमें इनर लूप का यूज करना पड़ेगा। हमने एक और लूप लगाई for, ठीक है, यहां पर हमने for लूप लगाई, तो हम क्या कर लेते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर j के नाम से। मैंने लिखा j इक्वल टू 1 से शुरू होगा। j की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, जहां तक i जाएगा। एक बात हो गई, ठीक है, जहां तक i जाएगा, और j को प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने printf करना है वैल्यू किसकी, इसको मैंने उठाया, इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। वैल्यू किसकी आपने प्रिंट करनी है, j की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ आउटपुट आ रहा है। क्यों बिखरा हुआ आ रहा है, क्योंकि भाई देखो ये i भी चल रहा है और ये j भी चल रहा है, ये फिर i भी चल रहा है और j भी चल रहा है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक printf लगाते हैं, और printf के अंदर हमने सिर्फ एक escape सीक्वेंस लगानी है और हमारा काम डन हो जाएगा। हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर से इसको चला के देखते हैं, और हमारे पास कोड कुछ इस तरीके से आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर भी escape सीक्वेंस लगा हुआ है। अब चला के देखते हैं, तो आप देखें हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, सिंपल इतनी सी बात है कि 2 इनर लूप्स लगेंगी। ठीक है, 2 इनर लूप्स का जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न रहेगा, और हमारे पास सिर्फ एक स्केप सीक्वेंस लगाने पर जवाब आ जाएगा। इसी का बी पार्ट है हमारे पास, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका बी पार्ट में वो क्या है कि एक नंबर होगा, उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो सेम ये किया है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। कौन सा, 14 का a यहाँ पर। अब जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम यहाँ रखेंगे, बाकी हटा देंगे। ठीक है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक हो गया, 5 तक है, ये भी ज़रूरी है, ठीक हो गया। हम यहाँ पर एक और चीज़ लिख लेते हैं कि printf, क्या printf, नज़र क्या है हमारे पास, नज़र आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर। ठीक है, नंबर के साथ कौन सा स्केप सीक्वेंस, टेप का, और स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद ये चला जाए अगली लाइन में, चला गया अगली लाइन में। अब हमारे पास ये लूप 5 तक चलेगा। एक बात हो गई, ये लूप i तक नहीं चलना चाहिए, बल्कि ये लूप सिर्फ अब एक दफ़ा चलना चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा क्यों, जब आपका एक i की कंडीशन अंदर आ जाएगी तो इस लूप को सिर्फ एक ही दफ़ा चलना चाहिए। तो अब क्या हमारे पास यहाँ पर चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए कि पहले तो नंबर आ जाए कि नंबर क्या आया है, पहली बात। फिर दूसरी चीज़ आ जाए हमारे पास टैब लगकर क्या आ जाए, %d। ठीक है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस आएगी। %d आ जाए, ये दोनों हमारे पास आ गए, और ये पड़े हुए कहाँ पर हैं, i के पास पड़े हुए। ठीक है, एक i के पास पड़ा हुआ है, और दूसरे में स्क्वायर होके हमारे पास क्या आ जाए, i की वैल्यू मल्टीप्लाई i, स्क्वायर ऐसे ही होता है ना, i इंटू i।
ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और इसको अगली लाइन में ले जाना है तो अगली लाइन में यहाँ पर हम इसको इस तरीके से स्लैश एन लगा देंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, स्लैश एन लगा के अगली लाइन में लेकर इसको अब यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम चला कर देखते हैं। मैंने यहाँ पर किया ऑल्ट कंट्रोल एन, तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं 5, 1, 4, 9, 16, 25। मैं यहाँ पर सिर्फ ये चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 10 तक स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 10 तक आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक 100 तक चला गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो सेक्शन सी हमारे पास है, इसका पहला सवाल है डिफाइन स्विच स्टेटमेंट विद लॉजिकल डायग्राम। स्विच की स्टेटमेंट पूछी गई है हमारे पास। तो स्विच बेसिकली क्या होता है, स्विच हमारे पास एक जो है स्टेटमेंट होती है, स्विच हमारे पास एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है जो प्रोग्राम को कंट्रोल करती है, जस्ट लाइक इफ एल्स। अब होता क्या है, बेसिकली आपका एक प्रोग्राम है, मिसाल के तौर पर स्विच, आपने कहा कि यूजर से इनपुट लिया और यूजर ने आपको दी वैल्यू 5। ठीक है, अब आप यहां पर लिखोगे यूजर की वैल्यू, और स्विच के अंदर बनाए जाते हैं केसेस, जैसे मिसाल के तौर पर केस 1। अब यहां केस 1 से मतलब यह है कि वैल्यू 1 है। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि जैसे हम नंबर्स पे काउंट करते हैं ना कि 1 2 3 4 हो गए टोटल, इस तरीके से नहीं, ये वैल्यू 1 है। अगर यूजर 5 देगा, चलो हम यहां पर शॉर्ट करने के लिए 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, प्रिंट एफ 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगेगा, ब्रेक। ब्रेक क्यों लगेगा कि अगर कोई केस फुलफिल हो जाता है तो वहां से कंडीशन टर्मिनेट हो जानी चाहिए, उसके आगे कंडीशन ना चले। ठीक है, यह हमारे पास पहला केस हो गया। अगर यूजर हमारे पास 2 वैल्यू देता है तो यहां पर भी 2 प्रिंट हो जाए। ठीक है, एंड ब्रेक। अगर यूजर हमारे पास 3 वैल्यू आती है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए 3 और ब्रेक। इसके बाद हमारे पास ये होता है कि केसेस जहां हमारे पास पूरे हो जाएं तो वहां पर एक और टर्म लगती है जिसका नाम है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पे वो चीज रखी जाती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास इतने ही केसेस बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर इन केसेस के अंदर अगर हमारे पास कोई वैल्यू हमें नहीं मिलती है तो हम यूजर को क्या दिखाएं, तो हम यहां पे दिखा देते हैं वैल्यू डजंट मैच। ठीक है, फिलहाल सिर्फ एक रफ लिखने के लिए कि वैल्यू आपकी मिली नहीं मुझे, और ये खत्म हो जाता है, इसके अंदर कुछ ब्रेक व्रेक नहीं लगता। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है स्विच का कि उसके अंदर केसेस बना के काम किया जाता है, और यहां पर वो चॉइस होती है कि किस पर आपने केसेस देखने, किस पर आपने, वो आपकी सर्टेन रिक्वायरमेंट है कि कौन से केस चलना चाहिए। ठीक है, और इसका फ्लो चार्ट या इसका एक्सप्रेशन भी इसी तरीके से है कि आपकी अगर एक लॉजिक 1 चलेगी तो यस, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर 1 होता, 1 चलता, यस आता, ब्रेक हो जाता। ठीक है, यस और नो सिंपल, और फिर आपके पास ये आगे का कुछ चलता ही नहीं, इसी तरीके से आगे। लेकिन अगर कंटिन्यू होता तो वो आइट्रेशन रिपीट हो जाती, वो टॉप पे वापस चला जाता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास लॉन्ग का। क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर बोला गया है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम, एक्सप्लेन। कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली ये किसकी मेन पॉइंट है, ये यूनरी, बाइनरी एंड टर्शियरी ऑपरेटर्स की आगे सब हेडिंग्स है। ठीक है, अर्थमेटिक यूनरी का मतलब सिंगल ऑपरेटर, टर्शियरी का मतलब 2 ऑपरेंड के दरम्यान में कोई ऑपरेटर, और
टर्शरी का मतलब है कि तीन वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कोई ऑपरेटर हो। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहां पर मेंशन है लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि वो दो वैल्यूज के दरमियान में रिलेशन चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, रिलेशन चेक करते हैं कि आइदर वो फुलफिल है भी या नहीं है। इसके बाद जो चीज हमारे पास मेंशन है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास एंड, और नॉट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज के दरमियान में वैल्यूज चेक करते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, अगर मिसाल के तौर पर a ग्रेटर देन b एंड c लेस देन d, अगर आपके पास ये वैल्यू कुछ यूं हो जैसे कि 5 डिवाइड बाय 4 एंड 10 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या बता रहा है, ये बात ये बता रहा है कि 5 4 से तो बड़ा है, 10 5 से बड़ा नहीं है। जो चीज एंड ऑपरेटर का ये काम होता है कि अगर दोनों कंडीशन इसके साइड पर दोनों लिखी हुई बातें सही हैं तो इसका जवाब ट्रू आता है। ठीक है, वरना इसका जवाब फॉल्स आता है, यानी कि ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर करते हैं एक ऑपरेटर तब्दील जो कि होगा और ऑपरेटर, तो और से मतलब ये होती है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। अब इस सूरत हाल में एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो जवाब इसका ट्रू है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज जस्ट लाइक कि हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे सिंपल इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक अच्छा, यहां पर एक गलती करती गई है, असाइनमेंट ऑपरेटर में भी अर्थमेटिक लिखे गए, तो ये सिर्फ इक्वल टू तक है। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक असाइनमेंट का मतलब ये है कि आप प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल या डिवाइड इक्वल को ए के साथ परफॉर्म करें। इसका क्या मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास ए की वैल्यू 5 है और आप इसको लिखते हैं कि a प्लस इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू में प्लस 5 करके आपको जवाब दे देगा। चूंकि यहाँ पे a की वैल्यू 5 है तो प्लस 5 करके 10 आपको जवाब दे देगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस। अब इसमें हमारे पास एक प्री होता है और एक पोस्ट होता है। अगर प्री इंक्रीमेंट की बात करें तो प्लस प्लस ए, ठीक है, और पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें तो ए प्लस प्लस। अगर प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो माइनस माइनस ए, और पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें तो ए माइनस माइनस। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह के ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद हमारे पास पांचवा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, that is what are main characteristics of a function described with example। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के क्या होने चाहिए। पहले तो फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड और एक होता है यूजर डिफाइंड। अभी फिलहाल यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है, यहां पर कोई एक शर्त नहीं है कि कौन सा फंक्शन आपने यूज करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो इसके अंदर जो यूज हुआ है दैट इज
इंटीजर, ठीक है, एड ए कोमा बी, और यहां पर आप दो वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। मैं रफ लिख रहा हूं, ठीक है, आगे आप रिटर्न 0। होता क्या है, सबसे पहले आप फंक्शन की डेटा टाइप बताते हैं, ठीक है, डेटा टाइप, फिर फंक्शन का आइडेंटिफायर बताते हैं कि किस नाम से आपने इसको रखना है। ये कहलाते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स। और इस तरीके को हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, इसके अंदर जो लिखा जाएगा वो कहलाएगा फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। और जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जैसे मैंने यहां पर कॉल कर रहा हूं, तो ऐड दो वैल्यूज दे देंगे। अब जब वैल्यूज हमने दे दी हैं, इसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फंक्शन को इन्वोक करना या फिर फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। ये एक थोड़ा सा हमारे पास फंक्शन की बेसिक सी डेफिनेशन है, जो कि सारी चीजें यहां पर मेंशन भी है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डेटा मॉडल। सवाल नंबर 6, सवाल कंप्लीट है कि व्हाट इज डेटा मॉडल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। डेटा मॉडल्स क्या हैं, या डीबीएमएस के अंदर उसकी डेटा टाइप्स क्या हैं। भाई सबसे पहले है हमारे पास हायरार्किकल। हायरार्किकल से क्या मुराद होती है, यानी कि कोई ऐसा डेटा टाइप हो जिसका एक पेरेंट हो और बाकी सब फील्ड्स हो, ठीक है, जिसका एक पेरेंट हो या फिर रूट हो, ठीक है, और बाकी इसके साथ सारे अटैच्ड हो, यानी कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर हायरार्किकल कहलाता है। इसके बाद है हमारे पास नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो एक ग्राफ की शेप पे सेव हो रहा होता है, ठीक है। ग्राफ मिसाल के तौर पर अगर हम इसको इस तरह नोड्स कनेक्ट करते हैं, तो इसके जो है हमारे पास एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं। यहां पे कोई चीज इस तरह की डिफाइंड नहीं है, नेटवर्क मॉडल के अंदर ये है। यहां पे जो हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिलेशनल। रिलेशनल से ये मुराद है कि आपकी एक फील्ड बाकी दूसरी फील्ड से बहुत सारे रिलेशंस रख सकती है। वो कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं, 1 to 1, 1 to many एंड many to 1, ठीक है। ये रिलेशन उनके दरमियान हो सकते हैं, और यही रिलेशनल डेटाबेस है, यानी कि RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा जो यहाँ पर दो और मेंशन्ड है, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप। यही है एंटिटी रिलेशनशिप या मॉडल डायग्राम होती है, जिसकी मदद से हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि डेटाबेस में क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर पे हम सारी एक चीजों को एक खास ऑब्जेक्ट्स में फिक्स कर देते हैं, जब हमें यूटिलाइज करनी पड़े हम उसको यूज कर लेते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7 हमारे पास एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होती है ना, कि हम उसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, और कौन सी चीज के लिए, कौन से वेरिएबल के लिए कौन सी डेटा टाइप होगी, वो हम डिफाइन करते हैं कि हमने यूजर से इनपुट कैसा लेना है, या हमने अपना जो है वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। इसी तरीके से डेटाबेस की भी डेटा टाइप्स होती है, जो कि कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है।
शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, वो है इंटीजर है, और उसके अलावा डेट एंड टाइम है, करेंसी है, यस नो है, बुलियन है, लॉजिक है, इस तरह की बेशुमार स्टेरियोटाइप्स है। तो यहां तक आप लोगों का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।